नमस्कार। क्रिकेट की दुनिया में आजकल एक नाम की गूंज कुछ ज्यादा ही सुनाई दे रही है, सरफराज खान। हाँ बिल्कुल। और गूंज इस बात की है कि भाई घरेलू क्रिकेट में इतने रन बना रहे हैं, रनों का अंबार लगा दिया है, उसके बावजूद भारतीय टेस्ट टीम में उनकी जगह क्यों नहीं बन पा रही है। ये सवाल सिर्फ फैंस ही नहीं, मतलब कई क्रिकेट पंडित भी उठा रहे हैं। सही बात है, काफी चर्चा में है ये मामला। तो हमारे पास ना इस मुद्दे पर कई रिपोर्ट्स हैं, कुछ विश्लेषण हैं और कुछ कह सकते हैं कि सूत्रों से मिली जानकारी भी है। अच्छा। आज हम इन्हीं सबको थोड़ा खंगालेंगे, परत दर परत खोलने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन से कारण बताए जा रहे हैं जिनकी वजह से सरफराज का इंतजार इतना लंबा होता जा रहा है। मतलब क्या वजह गिनाई जा रही हैं? हाँ, क्या तस्वीर उतनी सीधी है जितनी दिखती है या इसमें कई पेच हैं? देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस पड़ताल को। सबसे बुनियादी सवाल जो है, जो हर किसी के जहन में है और जिसे कई प्रकाशनों जैसे क्रिकेट टाइम्स, इंडिया टुडे, द इंडियन एक्सप्रेस सबने उठाया है, क्या सरफराज खान के साथ वाकई नाइंसाफी हो रही है? ये बड़ा सवाल है। इतने सारे रन, वो भी मतलब लगातार सीजन्स में। हाँ, कंसिस्टेंसी तो कमाल की रही है। फिर चयन में इतनी देरी क्यों? ये सवाल उठना तो लाजमी है ना? बिल्कुल लाजमी है। और देखिए, बात सिर्फ क्रिकेट के गलियारों तक ही नहीं रुकी। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट बता रही थी कि राजनीतिक गलियारों से भी आवाजें उठी। अच्छा। हाँ, जैसे शमा मोहम्मद ने पूछा कि कहीं उनके सरनेम खान की वजह से तो उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा रहा। ओह, ये तो काफी गंभीर बात हो गई। हाँ, और उधर रेडिट जैसी सोशल मीडिया साइट्स पर भी ये चर्चा चली कि शायद चयनकर्ताओं ने टीम में जो बदलाव का दौर चल रहा है, ये ट्रांजिशन प्रोसेस जिसे कहते हैं, उसका हिस्सा नहीं मानते। अब जाहिर है ये सब बाहरी अवलोकन है, सवाल है, चयनकर्ताओं का पक्ष नहीं है ये। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये दिखाता है कि मामला कितना सेंसिटिव हो गया है। बिल्कुल। और इसीलिए बिल्कुल, और जब मामला इतना गर्म हो तो जरूरी हो जाता है कि हम थोड़ा भावनाओं से हटकर उन वजहों को देखें जो मीडिया रिपोर्ट्स में आ रही हैं या सूत्रों के हवाले से सामने रखी जा रही हैं। सही। जैसा कि हमारे विश्लेषण में भी ये बात है कि सिलेक्शन की प्रक्रिया सीधी नहीं होती, उसमें कई परतें होती हैं। कुछ कारण शायद तथ्यों पर आधारित होंगे, कुछ में हो सकता है व्याख्या या अनुमान का पुट भी हो। तो पहली वजह जो बार बार सामने आ रही है वो है फिटनेस। हाँ। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट कहती है कि सरफराज ने इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में खेलने के लिए जो कड़े फिटनेस मानक होते हैं, जो यो टेस्ट वगैरह, हाँ, या उससे भी आगे के, हाँ बिल्कुल, उन्हें पूरी तरह पास नहीं किया था। ये सिर्फ सामान्य फिटनेस नहीं बल्कि मैच फिटनेस की बात है, खासकर विदेशी दौरों के लिहाज से। हाँ, और ये बहुत ही अहम नुक्ता है आजकल। आप इंटरनेशनल क्रिकेट का कैलेंडर देखिए, खेल की इंटेंसिटी देखिए। फिटनेस अब सिर्फ एक जरूरत नहीं रही, वो पहली शर्त बन गई है एक तरह से। सही कहा। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट इसमें यह भी जोड़ती है कि फिटनेस संबंधी दिक्कतों की वजह से सरफराज ने पहले भी कुछ मैच या टूर्नामेंट मिस किए थे। अच्छा। तो ये सिर्फ वो टेस्ट पास करने जैसा नहीं है। इसका मतलब है कि आप लंबे स्पेल तक फील्डिंग कर सकते हैं या नहीं, मुश्किल हालात में टिक सकते हैं या नहीं, चोट से कितनी जल्दी उभरते हैं। चयनकर्ता शायद ये सब देख रहे हैं कि क्या खिलाड़ी टॉप लेवल पर लगातार खेलने के लिए फिजिकली तैयार है। ये फिटनेस वाली बात तो समझ आती है, लेकिन द इंडियन एक्सप्रेस की एक और रिपोर्ट है जो चयन प्रक्रिया पर ही कुछ सवाल खड़े कर रही है। अच्छा, वो क्या? रिपोर्ट के मुताबिक सरफराज के चयन के साथ सब्जेक्ट टू फिटनेस, यानी फिटनेस पास करने पर निर्भर, ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई गई थी, जबकि ऐसा दूसरे खिलाड़ियों के साथ किया गया था। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? हाँ, ये अजीब तो लगता है। और इसी रिपोर्ट में एक और चौंकाने वाली बात कही गई है सूत्रों के हवाले से, कि उन्हें टीम में जैसे बस चल रहा है वाली सोच के साथ शामिल किया गया था। अब देखिए, अगर इन बातों में जरा भी सच्चाई है तो ये सिलेक्शन प्रोसेस की ट्रांसपेरेंसी पर, मतलब पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। बिल्कुल। क्या सबके लिए एक ही पैमाना है? वही बात, या कुछ मामलों में थोड़ी नरमी बरती जा रही है। इससे तो खिलाड़ियों के भरोसे पर भी असर पड़ता है। एक साफ सुथरी प्रक्रिया बहुत जरूरी है। सही बात है। अच्छा, फिटनेस और प्रक्रिया की बात हो गई। अब आते हैं एक और अहम पहलू पर, बल्लेबाजी क्रम, बैटिंग ऑर्डर। हाँ, बैटिंग ऑर्डर। रेडिट पर जो चर्चा हुई और कुछ दूसरे विश्लेषणों में भी ये बात उठी कि सरफराज घरेलू क्रिकेट में ज्यादातर नंबर 5 या 6 पर खेलते हैं और वहां उन्होंने खूब रन बनाए, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, रन तो बहुत है। लेकिन क्या टेस्ट टीम को, खासकर टॉप ऑर्डर में, एक अलग तरह के बल्लेबाज की जरूरत है? शायद नंबर 4 पर कोई ऐसा जो नई गेंद का सामना बेहतर कर सके? ये बहुत ही दिलचस्प और रणनीतिक बिंदु है। टीम सिलेक्शन सिर्फ रनों के ढेर पर नहीं होता, ये हमें समझना होगा। चयनकर्ता देखते हैं कि टीम को किस रोल के लिए खिलाड़ी चाहिए। टेस्ट क्रिकेट में
नंबर 4 का रोल अक्सर अलग होता है, पारी को संभालना, नींव रखना, जबकि नंबर 5 या 6 पर आने वाले बल्लेबाज को शायद पुरानी गेंद खेलनी पड़े, अलग तरह का दबाव झेलना पड़े, ये मैच फिनिश करने की जिम्मेदारी हो। हाँ, ये बात तो है। तो हो सकता है चयनकर्ता उस वक्त टीम के संतुलन के हिसाब से किसी और प्रोफाइल के खिलाड़ी को ज्यादा फिट मान रहे हों। ये संभव है कि सरफराज के रन शानदार हों, लेकिन वो उस पजल में फिट ना बैठ रहे हों जिसकी तलाश चयनकर्ताओं को उस खास समय पर थी। ये टीम कॉम्बिनेशन वाली बात भी सोचने वाली है। ठीक है, अब एक ऐसे मुद्दे पे आते हैं जो थोड़ा संवेदनशील है, वो है ऑफ फील्ड व्यवहार। अच्छा। इंडिया टीवी न्यूज ने एक सूत्र के हवाले से ये छापा कि उनका मैदान पर और मैदान के बाहर व्यवहार बिल्कुल शीर्ष स्तर का नहीं है। ये काफी सीधी और कड़ी टिप्पणी है। हाँ, ये तो काफी डायरेक्ट है और इस तरह की टिप्पणियां अक्सर थोड़ी अस्पष्ट भी होती हैं। मतलब शीर्ष स्तर का नहीं का क्या मतलब है? वही, लेकिन इंडिया टुडे ने इसका एक उदाहरण भी दिया। ओके। रिपोर्ट के मुताबिक रणजी ट्रॉफी के एक मैच में शतक बनाने के बाद सरफराज ने जिस जोशीले अंदाज में जश्न मनाया था, हाँ, वो काफी वायरल भी हुआ था शायद। हाँ, उस पर चयन समिति के कुछ सदस्यों ने कथित तौर पर आपत्ति जताई थी। अब देखिए, व्यवहार का आकलन बहुत व्यक्तिपरक यानी सब्जेक्टिव हो सकता है। कहाँ जुनून खत्म होता है और अनुशासनहीनता शुरू होती है, इसकी रेखा खींचना मुश्किल है। बिल्कुल। लेकिन ये सच है कि चयनकर्ता खिलाड़ी के एटीट्यूड पर, टीम में वो कैसे घुलते मिलते हैं, दबाव में कैसे रिएक्ट करते हैं, इन सब पर भी नजर रखते हैं। ये भी सिलेक्शन प्रोसेस का एक अनकहा पहलू हो सकता है। अच्छा, व्यवहार के अलावा उनकी हाल की चोट और उसके बाद रिकवरी के समय का भी जिक्र आया है। हाँ, इंजरी भी थी उन्हें। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में कहा गया कि शायद टीम मैनेजमेंट ने सोचा कि चोट से पूरी तरह उभरने के लिए सरफराज को पहले घरेलू रणजी मैच खेलना देना बेहतर होगा, बजाय उन्हें सीधे इंडिया ए टीम में डालने के। हाँ, एग्जैक्टली। इसे एक रणनीतिक फैसले के तौर पर भी देखा जा सकता है, जरूरी नहीं कि ये कोई सजा हो। अच्छा, कैसे? ध्यान में रखते हुए ये जरूरी होता है कि उन्हें कॉम्पिटिटिव क्रिकेट में धीरे धीरे वापस लाया जाए। एकदम से हाई लेवल क्रिकेट का प्रेशर शायद उनकी रिकवरी के लिए ठीक ना हो, तो ये खिलाड़ी के हित में भी हो सकता है कि उन्हें पहले रणजी खेलकर लय हासिल करने का मौका दिया जाए। हाँ, ये भी एक एंगल हो सकता है, टीम की जरूरत और खिलाड़ी की सेहत के बीच संतुलन। बिल्कुल। तो ये तो हो गए वो कारण जो अलग अलग रिपोर्ट्स और सूत्रों के जरिए सामने आए हैं। फिटनेस, प्रक्रिया की पारदर्शिता, बल्लेबाजी क्रम, व्यवहार, चोट से वापसी। काफी सारे पॉइंट्स हैं। हाँ, लेकिन उन आरोपों का क्या जो सीधे सीधे पक्षपात या किसी एजेंडे की तरफ इशारा करते हैं? हाँ, अब उस पर आते हैं। और यहाँ ये साफ करना बहुत जरूरी है कि हमारे पास जो स्रोत हैं, जैसे एनडीटीवी इंडिया और इंडिया टुडे की रिपोर्ट्स, उनके अनुसार ऐसा कोई पुख्ता सबूत या कोई सीधा बयान सामने नहीं आया है जिसमें चयन समिति के प्रमुख अजीत अगरकर या किसी और प्रभावशाली व्यक्ति जैसे गौतम गंभीर का नाम लिया जा रहा था। हाँ। कि उन्होंने ये कहा हो कि हम नहीं चाहते कि सरफराज खेले। इस तरह की बातें ज्यादातर अटकलें ही नजर आती हैं, मतलब कोई ठोस आधार नहीं है उनका। बिल्कुल। और जहां तक व्यक्तिगत विरोध, पक्षपात या फिर धर्म आधारित भेदभाव के आरोपों की बात है, जिससे वो सरनेम वाला सवाल जिसका जिक्र इंडिया टुडे ने किया था, हाँ, हमारे स्रोत यही बताते हैं कि ये आरोप अप्रमाणित हैं, अनप्रूवन हैं। सवाल जरूर बाहरी लोगों ने या सोशल मीडिया पर उठाए हैं, लेकिन चयनकर्ताओं या बीसीसीआई की तरफ से न तो इन्हें स्वीकार किया गया है, न ही इन पर कोई ऐसी आधिकारिक प्रतिक्रिया आई है जिससे ये साबित हो सके। तो इसलिए जैसा हमारे विश्लेषण में भी निष्कर्ष निकाला गया है, ये कहना कि सरफराज का चयन न होने का कारण सिर्फ पक्षपात है, ये फिलहाल केवल एक अनुमान, एक स्पेकुलेशन ही होगा। सही। ये कोई साबित तथ्य या प्रूवन फैक्ट नहीं है। हमें जो उपलब्ध जानकारी है और जो रिपोर्ट किए गए कारण हैं, उन्हीं पर अपना ध्यान रखना चाहिए, बिना किसी नतीजे पर कूदे। तो फिर इन सारी बातों को अगर समेटें तो तस्वीर क्या उभरती है? एक तरफ घरेलू क्रिकेट में रनों का पहाड़ है, हाँ, जो नजरअंदाज करना मुश्किल है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ फिटनेस, टीम की जरूरतें, व्यवहार और प्रक्रिया से जुड़े सवाल। मामला तो काफी उलझा हुआ लगता है। बिल्कुल उलझा हुआ है, और शायद यही सच्चाई है। ये कोई ब्लैक एंड व्हाइट मामला है ही नहीं। एक तरफ सरफराज के आंकड़े, खासकर रणजी ट्रॉफी में उनकी जो कंसिस्टेंसी है, वो वाकई असाधारण है, एक्सेप्शनल है। हाँ। उन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल है, और इसीलिए सवाल उठना स्वाभाविक है कि भाई मौका क्यों नहीं मिल रहा। सही। लेकिन दूसरी तरफ, जैसा हमने चर्चा की, चयनकर्ताओं के सामने कई और पहलू भी होते हैं जो शायद बाहर से उतने साफ न दिखें। जैसे कि
जैसे पहला, फिटनेस के वो कड़े मानक जो अब इंटरनेशनल क्रिकेट की मांग बन चुके हैं। दूसरा, टीम का संतुलन, किस नंबर पर बल्लेबाज चाहिए, विदेशी पिचों पर खेलने की क्षमता क्या है, क्या वो टीम की मौजूदा रणनीति में फिट बैठते हैं। तीसरा, वो रणनीतिक पहलू, जैसे चोट से उभरने के बाद उन्हें मैच प्रैक्टिस के लिए घरेलू क्रिकेट में समय देना। और चौथा, वो व्यक्तिपरक पहलू, यानी व्यवहार और रवैया, जिस पर शायद चयनकर्ताओं की अपनी एक राय हो सकती है। तो अगर हम उस सवाल पर लौटें कि कौन नहीं चाहता कि वो खेलें, तो स्रोतों के आधार पर ऐसा कोई सबूत नहीं दिखता कि कोई एक्टिवली उन्हें रोक रहा है या उनके खिलाफ कोई मुहिम चला रहा है। अच्छा। लेकिन हाँ, ये जरूर संभव है कि चयनकर्ता उस वक्त उपलब्ध अन्य खिलाड़ियों को कुछ कारणों से उनसे बेहतर मान रहे हों, चाहे वो अनुभव हो, किसी खास भूमिका के लिए ज्यादा उपयुक्तता हो, या फिर जिसे वो मैच्योरिटी कहते हैं, उसका आकलन हो। हाँ, सिलेक्शन तो हमेशा तुलनात्मक ही होता है। बिल्कुल। आखिरकार चयन हमेशा एक तुलनात्मक प्रक्रिया ही होती है। आपको उपलब्ध विकल्पों में से ही चुनना होता है। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार, मतलब लब्बो-लुआब यही निकलता है कि सरफराज खान के चयन का मामला परतदार है, सीधा नहीं है। हाँ, कॉम्प्लेक्स है। उनके घरेलू प्रदर्शन को देखते हुए जो सवाल उठ रहे हैं वो वाजिब हैं और प्रशंसकों की भावनाएं भी समझी जा सकती हैं। बिल्कुल। लेकिन साथ ही चयनकर्ताओं के नजरिए से देखें तो फिटनेस, टीम की रणनीतिक जरूरतें, बल्लेबाजी क्रम की मांग और शायद कुछ हद तक व्यवहार जैसे कई कारण भी सामने रखे गए हैं, जैसा कि रिपोर्ट्स बताती हैं। वहीं पक्षपात या भेदभाव जैसे गंभीर आरोप फिलहाल अटकलों के दायरे में ही हैं, जिनके पक्ष में कोई ठोस सबूत हमारे स्रोतों में तो नहीं मिला। यहाँ एक सोचने वाली बात और हो सकती है, जिसका इशारा हमारे विश्लेषण स्रोत में भी है। क्या? शायद इस बुद्धि को सुलझाने के लिए एक ज्यादा डिटेल्ड नजरिए की जरूरत है। कैसा हो अगर पिछले 2-3 सालों में सरफराज के प्रदर्शन का विश्लेषण इस तरह से किया जाए, उन्होंने कब, कहां, कितने रन बनाए, ठीक है, उस दौरान उन्हें इंडिया ए जैसे कितने मौके मिले, और सबसे अहम, ठीक उसी समय भारतीय टेस्ट टीम को किस तरह के बल्लेबाज की जरूरत थी। अच्छा, मतलब टीम की जरूरत के साथ उनके प्रदर्शन को मैप करना। हाँ, क्या टीम मध्य क्रम को मजबूत करना चाह रही थी या शीर्ष क्रम को? इस तरह का तुलनात्मक और समय संदर्भित विश्लेषण शायद हमें एक ज्यादा साफ तस्वीर दे सके कि क्या वाकई मौके थे जो नहीं दिए गए, या हालात ही कुछ और थे। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ये आगे की सोच के लिए एक बिंदु जरूर है। बिल्कुल। निश्चित तौर पर चयन को लेकर ऐसी बहसें तो क्रिकेट का हिस्सा रही हैं और शायद रहेंगी भी। हर फैसले के पक्ष और विपक्ष में तर्क होते हैं, हमेशा होते हैं। उम्मीद है आज की इस चर्चा से सरफराज खान के चयन से जुड़े विभिन्न पहलुओं और जटिलताओं को समझने में श्रोताओं को मदद मिली होगी। उम्मीद तो यही है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।